हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एज यू ऑल नो, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन कंटिन्यू हो रही है। डे 1 22 फरवरी को आपका कंप्लीट हुआ था, 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे और आज 27 फरवरी को डे 2 का पेपर कंटिन्यू हो रहा है। शिफ्ट 1 के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और शिफ्ट 1 के पेपर के बाद कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करके आ रहे हैं, स्पेशली जिनका पहला कोई एग्जाम, जो पहली बार किसी बैंकिंग एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी है जो आपको नहीं करनी है कंटिन्यू जब आपका पेपर हो रहा होगा। अगर आपका पेपर बचा हुआ है तो, एंड आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो किसी बैंकिंग एग्जाम का, तो डेफिनेटली आपको इस मिस्टेक से आपको अवॉइड करना है। जिन्होंने पहले अटेम्प्ट करा है कोई सा भी बैंकिंग एग्जाम, माइट बी दे विल बी अवेयर ऑफ दीज मिस्टेक्स, तो वो नहीं करेंगे। बट जिनका पहला अटेम्प्ट है, डेफिनेटली आपके मन में भी जब आप बैठोगे एग्जाम में तो ये चीजें आएंगी, तो इस मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है आपको। क्या है इस सेशन में डिस्कस करेंगे उस पर, बट उससे पहले अगर आपका पेपर किसी भी शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो डे 1 का हो या डे 2 का हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन को पोल की तरह लेते हैं और आपको उसमें अपने कमेंट्स बताने हैं सेक्शन वाइज क्या क्या आपके अटेम्प्ट्स रहे, साथ साथ आपका किस शिफ्ट में किस डे को पेपर था और किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया। इस तरीके से आपको फिल करके कमेंट, प्यारा सा कमेंट करना है। डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज ऑल्सो कि कितने कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं सेक्शन वाइज। जब आप कमेंट सेक्शन को देखोगे, साथ साथ जब प्रॉपर एनालिसिस होगी, एक सेफ अटेम्प्ट या मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो वो चीजें ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे हमारे लिए भी प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो और जिनका पेपर हो चुका है, अब आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर सकते हैं या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस को, दोनों में से किसी को टारगेट करोगे, क्योंकि अगर आपने पीओ प्रीलिम्स के लिए फॉर्म नहीं फिल किया तो डेफिनेटली आप क्लर्क मेंस को टारगेट करोगे। तो जो एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एसबीआई पीओ की जो आपकी प्रैक्टिस बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप इनको थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता होगा जिन्होंने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर दिया है कि किरण पब्लिकेशन की बुक कितना हेल्पफुल होती है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज दी गई, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे एग्जामिनेशन में, वो सारी की सारी चीजें इन बुक्स में आपको डिटेल में दी गई है। साथ साथ मेंस के लिए भी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिए गए, जो कि पिछले साल के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको इन बुक्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन व्हेनेवर यू विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिस्टेक क्या। देखो क्या हुआ, डे 1 का पेपर जब कंप्लीट हुआ ना, तो उसके और सेकंड डे के पेपर में आपके 5-6 दिन का गैप मिल गया। इस बीच क्या हुआ, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आई, सेफ अटेम्प्ट कितना था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। मैंने भी बनाई, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बनाई, मैंने भी बनाई है सेफ अटेम्प्ट, एक्सपेक्टेड कट। अब बच्चों ने क्या करा, उसको देखा। अब डे 2 में जब वो अपीयर हो रहे थे, डे 1 और डे 2 के एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया। मान लो डे 1 का पेपर जब मैंने आपको एनालिसिस बताया था शिफ्ट 1 का, तो क्या बताया था, 78 to 80 के रेंज में आपका स्कोर इजीली बन सकता था, 80 प्लस भी आसानी से जा सकते थे, है ना। अब डे 2 में क्या हो गया, जहां पे डे 1 में शिफ्ट 1 में इंग्लिश चीजें इजी थी, मतलब इजीली 22-23 बन रहे थे नंबर में। अब डे 2 में क्या, डे 2 के फर्स्ट शिफ्ट में क्या हो गया, वहां पे इंग्लिश में आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट आ गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार पढ़ने के बावजूद भी नहीं बन पा रहे थे। कॉमन एरर के क्वेश्चन 1-2 ऐसे थे जो मतलब जो वहां पे क्वेश्चन थे वो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो रहे थे। फ्रेजल रिप्लेसमेंट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डिफिकल्ट होता है, बट प्रैक्टिस हम कम करते हैं उस पर, तो इसीलिए वो नंबर ऑफ वहां पे मुझे एक्यूरेसी हमें पता नहीं चलती। अब कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, वहां पे रिस्क ले लिया, एक्यूरेसी अपना गड़बड़ा दिया। कुछ नहीं किया 100% एक्यूरेसी के साथ 17-18 पे रुक गए वो। अब जब उनका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हुआ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, तो जहां पे डे 1 में कहीं पे भी रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं पूछी गई थी, इस बार रॉन्ग नंबर सीरीज डाल दी गई। रॉन्ग नंबर सीरीज मातम के बराबर होता है एग्जामिनेशन में, आपको भी पता है ना। तो अब क्या हुआ, एक तो इंग्लिश में ऑलरेडी वो अपने अटेम्प्ट कम करके आए हैं, जो है कि 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि 5 नंबर मेरे यहां से भी कम हो गया। इवन इस बार अर्थमेटिक थोड़ा सा इजी था डे 1 के अकॉर्डिंग, बट हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि पहले स्पीड मैथ्स बनाना है, फिर मेरे को डीआई पे जाना है, फिर अर्थमेटिक पे जाना है, और इस चक्कर में क्या हो गया, वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो गए। और जब क्वांट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो गए, जिन्होंने 100% एक्यूरेसी मेंटेन भी करी थी अपने इंग्लिश में, वहां पे उनको लगा कि यार मेरे अगर अटेम्प्ट्स ही नहीं हो पाएंगे तो काम, तो उन्होंने थोड़ा बहुत 70-30 वाला जो क्वेश्चन लग रहा था वो कुछ रिस्क भी ले लिया, कुछ स्टूडेंट ने तुक्के भी लगा दिए। इवन रीजनिंग सेम था, रीजनिंग में 32-33 इजीली बन पा रहे थे। तो अब क्या हो गया, अब जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन करी उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो गए, तो अगले सेक्शन में जाकर उन्होंने अपने एक्यूरेसी गड़बड़ कर दी। या कुछ तो ऐसे स्टार्टिंग से बन रहे थे कि भैया 70-30 वाले को भी मैं रिस्क लेके चलूंगा इंग्लिश से ही, तो अब उनकी एक्यूरेसी वहां पे गड़बड़ हो गई, क्वांट में उनको ज्यादा रिस्क लेना पड़ा था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको लग रहा है कि जितने क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ बना रहे हो, डेफिनेटली आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किसी को नहीं पता होता है कि किस प्रोसेस के थ्रू वो नॉर्मलाइज करके मार्क्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो वन ऑफ द फैक्टर विल बी, हो सकता है मैं ये नहीं बोलूंगा कि होता ही होता है, श्योरिटी नहीं है, बट वन ऑफ द फैक्टर विल बी कि वो एक्यूरेसी को भी एनालाइज करें कि किसकी एक्यूरेसी कितनी है।
तो आप अपनी एक्यूरेसी को डेफिनेटली मेंटेन करना। डजंट मैटर आप 70 अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप 95-96% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आप डेफिनेटली मेंस लिख रहे होगे, अगर आप 70 प्लस भी अटेम्प्ट में हो तो ठीक है। और 70 प्लस तो छोड़ो, 65 प्लस अगर आप 100% अटेम्प्ट के साथ करके आ रहे हो तो आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट से आप इस बार मेंस अपीयर हो रहे होगे, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा है। तो अपनी एक्यूरेसी सबसे पहला, आपको जो सबसे पहला काम करना है कि अपनी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। 100% एक्यूरेसी के साथ जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बनाओ उसको, ठीक है। स्पेशली मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। और जो 70 क्वेश्चन होते हैं ना आपके, 60-65 इजीली डुएबल हो जाएंगे, आपसे बनेंगे। 60 नंबर तो बनेगा ही बनेगा एक्यूरेसी के साथ, और उसमें तो एक्यूरेसी बिल्कुल भी आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में हमें पता भी नहीं होता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ होगी, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुए हैं। हमको लगता है कि हमने जो बनाया 100% चाहिए, कभी कभार लगता है कि वो 25 अटेम्प्ट किए यार मेरे 20 आएंगे कि नहीं आएंगे, 22 आ जाते हैं। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि 25 अटेम्प्ट किए, लगता है कि यार इस बार तो पक्का 20 प्लस आएंगे और नंबर आते 14। तो बहुत सारे स्टूडेंट को अपनी एक्यूरेसी नहीं पता चलती इंग्लिश में, तो मैथ्स और रीजनिंग में कम से कम अपनी एक्यूरेसी को 100% लेके चलो। यही मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है अगर आपका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।